बिहार में हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। बिहार में बाढ़ के पानी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ पीड़ित अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से बेहाल जिंदगी की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने वाली एसडीआरएफ की टीम भी खुद बाढ़ पीड़ित हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर राज्य नारायण कॉलेज परिसर में एसडीआरएफ का अस्थायी कैंप बनाया गया है, लेकिन बूढ़ी गंडक में उफान के कारण एसडीआरएफ कैंप ही बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसके कारण सूचना मिलने के बावजूद रेस्क्यू के लिए जवान मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। सुपौल में कोसी का कहर जारी है। कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खुखनाहा पंचायत के 25 घर कोसी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर लोगों ने ठिकाना बनाया है। वहीं जान जोखिम में डालकर छोटी नाव के सहारे सफर को मजबूर हैं। पानी हेल के आबै छियै भरि छाती डूबल जाइत रहिया। हाँ, कोई देखियो सुने वाला नहीं छ। भरि रात खेलिया, दिन मागनी भूखले जाइ छियै। 10 रुपया आते तो सब्जी साग ला के जेबै। अररिया के शहरी इलाके में परमान नदी से कटाव तेज हो गया है। वार्ड नंबर 11 और 12 में बाढ़ से सहमे लोग खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? नदी की वजह से। नदी कट रहा है, घर कट गया। हाँ, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं। दरभंगा में भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से फैल गया है। गांव की सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद है। ऐसे में गांव के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, सुपौल से अमित कुमार झा, दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, जन मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी भी कहर बरपा रही है। यह नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मोतीपुर, मीनापुर, कांटी, बोचा, मुशहरी और मुरौल प्रखंडों में बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में चंदवारा आश्रम घाट, अखाड़ा घाट और शेखपुरा इलाकों में हजारों घर जो हैं पानी में डूब गए। लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। इनके सामने खाने पीने और शौचालय की समस्या खड़ी हो गई। निकालेगी भी, और एक दो नहीं 100 से ज्यादा इस तरह की। इस वक्त हम मौजूद हैं एसडीआरएफ की टीम के साथ मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में। और आप देखिए बूढ़ी गंडक नदी की विनाश लीला क्या है कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। क्या कुछ कैसे प्राथमिकताएं होती है आपको बचाने की सूचना पर? बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को, फिर बाकी बुजुर्ग को लाया जाता है। इस सभी को साथ प्राथमिकता के साथ उनको निकाला जाता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऊंचे जगह पे, जहां पे कि उनको सरकार की हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उन जगह पर पहुंचाया जाता है। अभी हम लोग बूढ़ी गंडक नदी में जिस इलाके में घूम रहे हैं, तो क्या है यहाँ, क्या हालात है? आप लोग तो सर्वे किए हैं। यहाँ पे कई घर या गाँव बोला जाए जो कि पूरा माना जाए कि 1 मंजिल तक जो है ना वो डूब चुका है। और जो घर वाले हैं वो जिनके पास छत है, ऊपर वाले छत पे, या कुछ लोग खुले में ही जीवन अपना बसर कर रहे हैं। ग्रामीण पहले ही सुरक्षित जगह पे पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से या हमारे द्वारा नहीं कुछ सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया, इसलिए कि वो खुद ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। उनको पहले से मालूम है कि यदि पानी आता है, वो पूरा जागरूक हैं, वो लोग पूरी तरह से जागरूक हैं
और पानी जो देखता है बढ़ता है तो अपने सुरक्षित जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी अलर्ट है आप लोग? हम लोग अलर्ट हैं, 24 घंटा अलर्ट हैं। जब भी सूचना मिलेगा, हमारी पास 8 बोट है और तैयार है। 2 पिकअप वाहन पे 2 बोट, 2 बोट दोनों पिकअप पर तैयार है और 2 स्कॉर्पियो भी तैयार है जवान बैठने के लिए, ताकि तत्काल उस जगह पे पहुंचा जाए। तो एसडीआरएफ के जवान, ये मंडल जी थे, इन्होंने बताया। आप देखिए ये पीछे जितने भी मकान हैं, ये जितने भी पक्के मकान हैं, कुछ झोपड़ियां हैं, ये तमाम नदी में डूबे हुए हैं। ये है त्रासदी की स्थिति और उन्हें राहत दिलाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और बात एक बड़ी खबर की, बिहार में छठे चरण के शिक्षक बहाली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य के 400 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश दिए हैं। पूरे मामले पर जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। गड़बड़ी वाले नियोजन इकाइयों के खिलाफ अब एफआईआर होगी। अब तक राज्य में 4800 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई है और 400 के खिलाफ गड़बड़ी की विभाग को शिकायत मिली। योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं करने और अनुपस्थित करने की शिकायत मिली थी। और रद्द हुए नियोजन इकाइयों में फिर से काउंसलिंग होगी। तो शिक्षक बहाली में बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद 400 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो रद्द करने के निर्देश दे दिए। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। गड़बड़ी वाले नियोजन इकाई जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। अब तक पूरे राज्य की बात करें तो 4800 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई थी और 400 के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था योग्य अभ्यर्थी हैं, उन्हें एब्सेंट बता दिया गया है और काउंसलिंग नहीं हुई है। उनकी शिकायत हुई थी इसे लेकर और रद्द हुए नियोजन इकाइयों में जहां कैंसिल की गई है नियोजन की प्रक्रिया, वहां फिर से अब काउंसिल होगी। वैशाली में बर्थडे पार्टी में फुअर डांस के बीच पिस्टल लहराए गए। तस्वीर बिदुपुर की है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां स्टेज पर डांसर भोजपुरी गाने पर डांस कर रही है। वहां कई लोग मौजूद हैं। कुछ देर बाद डांसर दोनों पिस्टल किसी युवक को देते दिख रही है और न्यूज़ 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो पुलिस बेखबर बनी रही। ये वीडियो जो है 12 जून का बताया जा रहा है। और अब आपको बेगूसराय की तस्वीर दिखाते हैं जहां एक शादी समारोह में खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई। हथियारों को लेकर न केवल लोग बारात में शामिल हुए बल्कि समारोह के दौरान उनको लहराया और फायरिंग भी की गई। हर्ष फायरिंग करने का यह वीडियो नगर थाना क्षेत्र के गाछी टोला का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बालू के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई, जिसके बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन पीला सोने के जरिए न्यूज़ 18 ने बालू के अवैध खनन के काले खेल का खुलासा किया था। खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर खनन विभाग तक में खलबली मच गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में भी बालू के अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है, जिसके बाद पीले सोने की आड़ में काली कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका को हटाते हुए मुख्यालय में पोस्टिंग कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि बालू के अवैध खनन को लेकर रोहतास के एक एसडीओ समेत 2 जिला परिवहन अधिकारी पर भी गाज गिरी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
आपको ये स्पष्ट बता दूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में हमारी जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उस पर जो है लगातार एक तरह से हम बिल्कुल स्थिर हैं कि हम उससे बिल्कुल डिग नहीं सकते थे। तो इसलिए जहां कहीं भी जिस किसी में भी जो है इस तरह के भ्रष्टाचार, चाहे वह अवैध खनन से संबंधित हो, अवैध धन उगाही से संबंधित हो या मद्य निषेध से संबंधित हो, तो हम उसमें किसी भी तरह की जो है शिकायत को नजरअंदाज नहीं करते हैं। किसी भी स्तर के पदाधिकारी पर हम जो है जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उनके पद अथवा पदस्थापन से हमारी जांच प्रभावित नहीं होगी। बहरहाल इस मामले में आगे और कितने पुलिसकर्मी और अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है और उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय आगे क्या एक्शन लेता है, ये देखना अहम होगा। बालू माफियाओं से साठगांठ को लेकर के पुलिस महकमा से लेकर के खनन विभाग के दामन पर दाग लगे, दाग कितने गहरे थे, इसी की जांच करने का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया और कहा जा रहा है कि अब जांच लगभग पूरी हो चुकी है। कई जिले के एसपी जो हैं वो इस दाग में शामिल पाए गए हैं। कई डीएसपी और कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जो हैं उनके दामन पे दाग के छिटे पाए गए हैं। जल्द ही इन नामों का खुलासा पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा और सजा भी ऐसे अधिकारियों को दी जाएगी जिन्होंने बालू माफियाओं को सह दिया और काली कमाई की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 8 जुलाई को सरैया के रेपुरा स्टेट बैंक में हुए लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 अपराधियों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 61,000 रुपए भी बरामद। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों द्वारा तैयार किया गया वीडियो अपराधियों की पहचान उसी से हुई और उसी के आधार पर पुलिस ने लगातार छापेमारी की और अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। गिरफ्तार अपराधियों में एक नक्सली का बेटा शामिल है। बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड जो एक सीएसपी संचालक का भाई है। जब भी थानाध्यक्ष रहे धीरे धीरे आओ राजकुमार लोग, धीरे धीरे आओ। तो देखिए मुजफ्फरपुर में जो लूटकांड हुआ था उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 8 जुलाई को 6,80,000 रुपए की लूट हुई थी और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड जो है एक सीएसपी संचालक का बेटा है। खबर समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2,33,000 रुपए भी लूट लिए गए। गोली की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक सभी अपराधी वहां से भाग चुके थे। बाद में लोगों ने जख्मी कर्मी को पीएचसी पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन कर रही है। वहीं वारदात के बाद नाराज ग्रामीणों ने बथान चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सीएसपी ब्रांच में लड़का काम कर रहा था, मेन ब्रांच से कैश लेकर जा रहा था सीएसपी ब्रांच पर। इसी रास्ते में बीच में अज्ञात व्यक्ति ने 2 गोली मार दिया उसे और वहीं गिर गया लड़का। पैसा लेकर भाग गया। कितना पैसा? पैसा 2,30,000 रुपया था। अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिए हैं। पूरी मामला बैंक से पैसा निकाल के अपना वो घर ले जा रहे थे। पिपरा चौक, हाँ पिपरा चौक पर से घटना हुई है। 4:30 में हुई घटना। बस हम लोग को जैसे फोन आया वैसे हम लोग चल चुके वहाँ से। तो अब तक किसी गिरफ्तारी हुई नहीं? अभी छानबीन कर रहे पुलिस अपना। दानापुर के खगौल में ट्रांसजेंडरों ने अपने हक और सम्मान के लिए अपनी आवाज बुलंद की। गांधी हाई स्कूल में बिहार प्राइड परेड के नाम से आयोजित कार्यक्रम के जरिए लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक किया गया। इसमें किन्नरों ने नाच गाकर लोगों को संदेश दिया। किन्नरों के कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। खगौल के गांधी स्कूल में और यहाँ बिहार प्राइड परेड किया जा रहा है।
उन थर्ड जेंडर को लेकर के जो हमारे समाज से छटी हुई हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह परेड किया जा रहा है। हमारे साथ ट्रांसजेंडर का जो एक संस्था है उसके अध्यक्ष रेशमा प्रसाद यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह का परेड ये है। ये परेड है हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे सोशल एक्सेप्टेंस का, हमारे मैरिज राइट का, हमारे ट्रांस लाइफ के राइट का, हमारी ज़िंदगी के राइट का। आप अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे इसलिए है कि हम हैं यहाँ पे। लोग सोचते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ट्रांसजेंडर राइट की बात करते हैं, एलजीबीटी राइट की बात करते हैं, एलजीबीटी मैरिज की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सामाजिक स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं, हम पारिवारिक स्वीकार्यता के लिए आज परेड को कर रही हैं। और हम स्पेशली अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के साथ समाज में जो वैक्सीनेशन इज़ टू प्रॉब्लमेटिक, तो उसके लिए भी सेंसिटाइजेशन के लिए यहाँ पे है। लोगों को सोचना होगा, हम चाहे मेल टू मेल प्यार हो या औरत से औरत प्यार करे, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर, मैं एक औरत आदमी किसी से भी रिलेशन बना सकती हूँ और उनसे अपना मैरिज रिश्ता रख सकती है। आपने यहाँ पर खुले मंच से कहा कि हमें चाहे कुछ भी कह लो जो हमारे नामों से पुकारा जाता है। किस किस नामों से पुकारा जाता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, किन्नर, हिजड़ा, एवरीथिंग इज ओके, बट यू आर जस्ट बी नॉट ओके कि अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते हैं तो। जी, जो है वो आप बोलें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करें ना। जैसे आप नॉर्मल लड़का लड़की को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। स्टडी में, एजुकेशन में, जॉब में, हर फील्ड में, यहाँ तक कि जो नॉर्मल जो शादी होती है वो भी तो चाहिए हमें। पार्टी एक शादी हुई थी तो उसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था। आविशा साराम में जो हुआ, जी उसका आइडिया नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। क्या आप शादी करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग परिवार बच्चा खिलाना चाहते हैं। देखिए, सपना सबका होता है लेकिन मिलता कोई नहीं है। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सपना सभी का होता है, इन लोग का भी सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए आज ये लोग जो है खड़े हुए हैं और बिहार प्राइड परेड में शामिल होने आए हैं और अपनी तख्तियों पर लिखकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम भी समाज का अंग हैं और उस समाज में हमें भी जगह मिले। दानापुर से न्यूज़ 8। सारण के प्रणव कुमार सहित भारत के 5 नाविक जो हैं ईरान में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। इसमें कहा गया कि सप्ताह के शुरुआत में भारत सरकार से उनकी अपील के बाद ईरान में रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विस एजेंट ने उन्हें धमकी भी दी। आपको कहना चाहूंगा कि ये जो इंडियन एजेंट्स हैं, ये हम जैसे बच्चों को फंसा के ईरान में भेज देते हैं, जैसे हम लोग के साथ सबके साथ हुआ है सर। हम लोग को फंसा के यहाँ भेजा। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो मीडिया में वायरल हुआ, उसके कारण हमारे एजेंट, ईरान एजेंट और इंडियन एजेंट में हड़कंप मच गया। कल रात से हमें ईरानी एजेंट से धमकी भरे कॉल मैसेज आ रही, तुम बंदराबाद चले जाओ। हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम कैसे बंदराबाद चले जाएं? मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमारे एम्बेसी से बात करके इनको बोले एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करें। और अब बात उस पंक्चर सिस्टम की जिसकी वजह से एक प्रतिभावान खिलाड़ी पंक्चर कारीगर बनने को मजबूर हो गया। पटना के मंसूर आलम, जिसने खो खो के खेल में प्रदेश से लेकर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, दर्जनों मेडल जीते, लेकिन नौकरी पाने के लिए उसे सालों से दर दर भटकना पड़ा। यह हाल तब है जब बिहार सरकार ने ऐलान कर रखा है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। जब सपना टूटने लगता है, उम्मीदों का चिराग बुझने लगता है और मेहनत भी बेकार पड़ने लगती है, तो इंसान टूट जाता है, थक कर बैठ जाता है। लेकिन पटना के मंसूर आलम ने हिम्मत नहीं हारी है और अपने खेल से भी तौबा नहीं किया है। जी हाँ, ये खो खो का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है मंसूर आलम, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, पिछले 20 साल से खो खो खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने अपनी अलग पहचान बनाई है, प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया में मेडल जीतकर अपना परचम लहराया। लेकिन आज इन्हें 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिहार सरकार का जुमला है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन हालात का मारा यह खिलाड़ी आज NIT गेट के सामने पंचर बनाने को मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी हूँ
मैं 2000 से खो खो खेल रहा हूँ। आज तक मैंने इंटरनेशनल भी खेला है, बहुत सारे नेशनल भी खेला है, जो जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 में देश का भी प्रतिनिधित्व किया, मगर आज तक सरकार के साथ सरकार कहती है मेडल लाओ मैं नौकरी दूंगा। मैं आज 2010 से सचिवालय का चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ। घर में कोई नहीं है, जीवन यापन के लिए एक पंचर की दुकान है, उसी से अपना जीवन यापन कर। मई 2017 को फादर का देहांत हो गया, उसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी बस ये कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं। मंसूर ने अपने दम पर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। साल 2018 में इसने भारत नेपाल के बीच खेले गए खो खो सीरीज में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन पंक्चर हो चुके सिस्टम से मायूस होकर अब ये गाड़ियों के टायर का पंक्चर बनाता है। किसी तरह चंद रुपए कमाकर अपनी विधवा माँ और बहनों की परवरिश करता है। पिछले 11 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे मंसूर ने न्यूज 18 के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कम से कम उचित जो जिस लेवल के खिलाड़ी उस लेवल में रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग को कम से कम उचित अवसर मिले, जिससे कि पंचर ना बनाना पड़े। एक अच्छे खिलाड़ी को अपने पिता का सहयोग करता रहा, बीच में पिता का साया भी इसके सर से उठ गया और पूरे घर परिवार की जिम्मेवारी भी इस पे आ गई। पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए खेल को साथ साथ चलाना अपने आप में कितना कठिन होगा ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इनका और इनके साथ जो भी खिलाड़ी हैं और भी दूसरे खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को जब सहयोग नहीं करेगी सरकार तो फिर कौन करेगी। मंसूर के दर्जनों सर्टिफिकेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अपनी पसंदीदा खेल के लिए कितना पसीना बहाया होगा, लेकिन सरकार को शायद इन उपलब्धियों का कोई मोल नहीं। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर अफसोस सिस्टम के पास वक्त नहीं तो मानो इनकी किस्मत ही खराब है। शायद यही सोच रहा है खो खो खिलाड़ी मंसूर आलम, क्योंकि सरकार कहती थी मेडल लाओ और नौकरी पाओ। मंसूर ने मेडल भी लाया, देश का मान भी बढ़ाया, बावजूद नौकरी नहीं मिली और पेंशन बनाने पर मजबूर है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।